फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रैखिक अवकल समीकरण। ये क्या पार्ट है? प्रथम कोटि रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यानी प्रथम कोटि वाले रैखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि वाले रैखिक अवकल समीकरण सोल्यूशन हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि आखिर मुझे ये पकड़ में आना चाहिए कि एक्चुअली में रैखिक अवकल समीकरण होता कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें होती है ना, हम कैसे पकड़ेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि है कि नहीं है। इस बात को पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जाने रैखिक अवकल समीकरण का जीटी, इनकी जनरल टर्म। तो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप होता है बच्चों dy बटा dx प्लस p बराबर q। ये आपका रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है, जहां p जो होता है और जो q जो होता है वो x के लिए एक फंक्शन है। जैसे p जो होगा वो मान लेते हैं fx है, और जो q जो है वो हमारा gx है। तो यदि dy बटा dx यहाँ पर p बराबर q रहा तो ध्यान देना ए साइड q खाली x वाला रहेगा, इसके साथ बाई नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बाई पर जब भी होगा तो पावर 1 होगा, तब ये कहलाएगा एक कोटि वाला रैखिक अवकल समीकरण। और यहाँ पर कोटि 1 तो यानी इसका कोटि 1 यानी एक बार अवकलन होगा। तो ये रैखिक अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस p बराबर q, जहाँ p और q जो होंगी वो x का फंक्शन होगा, ठीक है। या इसका एक दूसरा रूप होता है, यदि dy बटा dx ना करके यदि ये dx बटा dy रहेगा तो ये हो जाएगा dx बटा dy प्लस p, और यहाँ हो जाएगा x अब बराबर q हो जाएगा। तो यदि रैखिक समीकरण यदि ऐसा रहा, रैखिक अवकल समीकरण यदि ऐसा रहा, तो ये जो p है और ये जो आपके पास q है ये फंक्शन हो जाएगा y के लिए। तो ये हो जाएगा p वाला हो जाएगा y के लिए फंक्शन, और q भी हो जाएगा हमारे पास y के लिए फंक्शन। लेकिन dy बटा dx रहेगा तो p और q जो होंगे वो x का फंक्शन होगा, और dx बटा dy रहेगा तो जो p और q होगा वो y का फंक्शन होगा। इस रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको चाहिए समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक होता है बच्चों, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर, समाकलन गुणांक जिसे इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टोरियल कहते हैं, इसे हम लोग प्रायः IF से स्वीट करते हैं। और समाकलन गुणांक होता है e पर पावर p dx। यदि ये dy बटा dx के रूप में रहेगा तो समाकलन गुणांक होगा e पर पावर p dx, और इसमें आपका कांस्टेंट c का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और यदि ये dx बटा dy रहेगा तो समाकलन गुणांक होगा e पर पावर p dy। यदि देखो यदि dx बटा dy रहेगा तो समाकलन गुणांक होगा e पर पावर p dy, और यदि हमारे पास dy बटा dx रहेगा तो समाकलन गुणांक होगा e पर पावर p dx। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो समाकलन गुणांक में आप प्लस c का ऐड नहीं करोगे, इसमें प्लस c का यूज नहीं होता। आपका c का यूज कहाँ होता है? जब आप जनरली सॉल्यूशन करते हो तब, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम c का यूज नहीं करेंगे। और बिल्कुल ध्यान रखना, अगर dy बटा dx रहेगा तो हो जाएगा dy बटा dx प्लस p और q, तो p और q जो होंगे वो x के फंक्शन होगा, और जब p और q जब x के फंक्शन होगा तो समाकलन गुणांक में ये x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। और यदि dx बटा dy होगा प्लस px बराबर q, तो जो p और q होंगे वो y के लिए फंक्शन होगा। जब p और q y के लिए फंक्शन होंगे तो समाकलन गुणांक में e पर पावर जो p का इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा। y के रिस्पेक्ट में इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p और q जो फंक्शन है वो y के लिए फंक्शन है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि आप ये पूरा लिख लेते हो तो फिर इसको क्या करते हैं, हम इसका व्यापक हल करते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल होता है, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है बच्चों बाई गुना IF बराबर हो जाएगा IF गुणे Q का इंटीग्रेशन। तो यदि हमारे पास जब dy dx रहेगा तो y गुणे IF बराबर q, IF गुणे q का होल इंटीग्रेशन, या आपके पास जब dx बटा dy रहेगा तो ये हो जाएगा y गुणे IF बराबर IF गुणे q का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में कब होगा बच्चों? जब ये dx बटा dy रहेगा, और हमारे पास x के रिस्पेक्ट में कब होगा बच्चों? जब dy by dx होगा।
तो इस टाइप से आप आराम से रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके हो गया समाकलन गुणांक, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का बताओ व्यापक समाकलन गुणांक क्या होगा। तो जब समाकलन गुणांक बोलेगा बच्चों तो समझ लेना कि वो इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर मांग रहा है, आईएफ मांग रहा है। और जब आईएफ की बात बोलेगा तो ई पर पावर पीडीएक्स, ई पर पावर पीडीएक्स कब लगाओगे और ई पर पावर पीडीवाई कब लगाओगे, इसके बाद में आपको थोड़ा सा समझना है। यदि dy बाई dx रहा और py बराबर क्यों रहेगा, तो जब ये देखो p, चूंकि p जो फंक्शन है वो x के लिए है, और जब p जब फंक्शन x के लिए है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब भी होगा तो x के लिए होगा। और यदि वो dx बटा dy px बराबर q है तो p और q जो फंक्शन है वो y के लिए फंक्शन है। जब p और q y के लिए फंक्शन है तो इंटीग्रेशन जब भी होगा तो q के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर हो गया और ये हमारे पास इसके व्यापक हल हो गए। ठीक है, अब यहां से हम लोग एग्जांपल देते हैं जिसके कारण ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे रैखिक अवकल समीकरण के लिए p और q पकड़ लें, उसके बाद आराम से सॉल्व करें। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कि अवकल समीकरण 1 + x² * dy बटा dx माइनस y बराबर cot इनवर्स x को सरल करें। भाई यहाँ पर सरल करने के लिए दो तरीके हैं, एक इसका होता है जनरल टर्म और एक होता है इसका विशिष्ट हल। तो जनरल के बारे में आपको जैसे बताए थे कि वो हमारे पास एक कर्व उस प्रकार के दुनिया भर के कर्व हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट की बात करेगा तो सिंगल होगा। तो ये विशिष्ट नहीं है, सिर्फ हमारे इसका सॉल्यूशन मांग रहा है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक पार्ट डिफरेंशियल दिख रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसलिए जब भी होगा बच्चों तो ये अवकल समीकरण है। अब ये अवकल समीकरण तो ये कौन से पार्ट पे टूटेंगे, क्या ये हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण टूटने वाले हैं, क्या ये हमारे पास होमोजेनियस टूटने वाले हैं, क्या ये हमारे पास पृथक्करण विधि टूटने वाला है। तो पृथक्करण विधि कैसे टूटता है, तो बताया गया था जब फंक्शन हमारे पास dy बटा dx बराबर, ये हमारे पास अवकल समीकरण का ये व्यापक रूप है। यदि यही fx, y जो होता है, यदि ये हमारे पास x के लिए फंक्शन और y के लिए फंक्शन, यदि दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाए, यदि दोनों x वाला y वाला यदि गुणा के रूप में टूट जाएगा, तो हमारे पास जब भी ये टूटेगा बच्चों तो ये हमारे पास पृथक्करण होगा। और इसे सोल्व करने का क्या प्रोसेस था, y वाला को करते हैं dy के साथ, x वाला करते हैं dx के साथ, और आराम से इंटीग्रेशन कर देते हैं, सॉल्यूशन हो जाती है। इसको हमारे पास पृथक्करण कब टूटता है, जब ये फंक्शन fx, y वाले जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन रहा, तो यदि मल्टीप्लिकेशन टूटा तो जब भी टूटेगा बच्चों तो ये हमारे पास क्या, ये टूटेगा पृथक्करण विधि। जब भी यदि हमारे पास एक गुणनखंड नहीं टूट पाते हैं और यदि ये फंक्शन dy बटा dx बराबर, यदि ये फंक्शन हमारे पास रहता है fx, y और हमारे पास इस टाइप से, और नीचे भी क्या हो गया dx, y, यानी हमारे पास जैसे एक मिनट लेते हैं, यहाँ पर हो गया कैपिटल x, y, और ये फंक्शन, ये वाले फंक्शन यदि हमारे पास fx, y और नीचे हमारे पास dx, y यदि ऐसे टूट जाते हैं तो जब भी होगा बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस होगा। इसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। इसको चेक करने का जितना भी पावर का देगा उसके अकॉर्डिंग टू हम कर लेंगे और चेक करते क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं है। और यदि ऐसा ना करके यदि dy बटा dx प्लस py बराबर, यदि ये q के टर्म में रह गया तो जब भी होगा बच्चों तो ये रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो दिया गया हमारे पास ये तो अवकल समीकरण है, लेकिन dy बटा dx का टर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम dy dx का टर्म में लाते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि क्या होगा, क्या ये पृथक्करण विधि टूटने वाला है, क्या ये हमारे पास होमोजेनियस टूटने वाला है, क्या ये हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण टूटने वाला है। आगे टूटने वाला है तो क्या टूटने वाला है, इसे सॉल्यूशन करें तो किसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले से हम जनरल टर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम व्यापक रूप में जब अवकल समीकरण को तोड़ेंगे तो dy dx जब लाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 1 + x² इनटू dy बटा dx और माइनस क्या है y बराबर आपके पास है cot इनवर्स x। ये हो गया 1 + x² इनटू dy बटा dx माइनस y बराबर क्या हो गया, cot इनवर्स x। तो dy बटा dx का गुणांक के बैठना चाहिए, लेकिन ये गुणांक कितना है 1 + x², जो गड़बड़ बात है। तो जब ये गुणांक हमको पास 1 + x² दिख रहा है तो 1 + x² सभी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 होना चाहिए और दुनिया की किसी भी संख्या को यार यदि 1 बनानी है ना तो उसे से डिवाइड कर दो 1 हो जाएगा। तो 1 + x² को हटानी है अतः 1 + x² सभी में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों dy बटा dx और ये हो जाएगा -1 बटा 1 + x² इनटू y बराबर cot इनवर्स x बटा 1 + x²। चेक कर लो,
अब यहाँ पर जब हमारे पास ये टूटा तो ये हो गया बाई, और बाई का कुछ गुणांक दिख रहा है, इधर में कुछ वैल्यू है। ये जो हमारे पास वन बटा वन प्लस किसके भांति काम कर रहा है, पी के भांति काम कर रहा है। तो इसको अभी हम बात करें तो यदि हम इससे देखें, यदि इसके रैखिक अवकल समीकरण से यदि हम तुलना करें तो मुझे पता चलेगा कि सर ये तो p की जगह पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जी हाँ, p की जगह पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अतः कह देंगे ये जो हो जाएगा बच्चों, ये p हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो q हो जाएगा। अतः मुझे p और q दोनों मालूम हो गई। तो यहाँ पर कर दूंगा, चूंकि सर जी p का जो मान आया वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और q का जो मान है वो हमारे पास है बच्चों cot इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों माने पता हो गई। तो जब p और q पता हो गए तो हम क्या निकालेंगे, समाकलन गुणांक, जिसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टोरियल, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो जब इसका इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर यानी if, तो if बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा e पर पावर p dx। तो e पावर p dx में क्या हो जाएगा, e पर पावर p का मान कितना, p के मान -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा cot इनवर्स x। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, e पर पावर cot इनवर्स x। ये किसका मान हो गया, if का। तो इसका समाकलन गुणांक हो गया, इसका समाकलन गुणांक हो गया if बराबर e पर पावर cot इनवर्स x। तो जब मुझे समाकलन गुणांक पता हो गया तो मैं इसे क्या निकाल दूंगा बच्चों, व्यापक हल। तो यहां लिखूंगा, चूंकि रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल, तो व्यापक हल होता है बच्चों बाई गुना if बराबर if गुना q का इंटीग्रेशन। तो बाई if का मान e पर पावर cot इनवर्स x बराबर if का मान e पर पावर cot इनवर्स x और q के मान cot इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पर आराम से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसे इंटीग्रेशन करने को आप आई मान लेंगे, है ना। तो आई मान के आप इसे आराम से सोल्यूशन करो। तो इसको इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, देखो e पर पावर cot इनवर्स x इनटू क्या है cot इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको दिखाई देगा सर जो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो cot का डिफरेंशियल है। चेक कर लो ना, चेक कर लो, cot इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अतः यदि cot इनवर्स x को t मानोगे तब तो ये गया कौन से, जब ये गया कौन से तो इंटीग्रेशन फिट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो इसको आप आराम से क्या करोगे, यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि सोल्व कर लोगे। तो कैसे, माना कि cot इनवर्स x बराबर t, और जैसे किसी को t मानते हैं तो दैट सेट उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएबल -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर t का dt अपॉन dx, सो आई कैन शो दैट dx का मान -1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dt। चेक कर लो। अब ये मान को आप क्या करोगे बच्चों, ये मान को क्या करोगे आप यहां लाके पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएगा बच्चों क्या, देखो बाई गुना cot e पर पावर t, चूंकि cot पर इसको हमने t माना, बराबर e पर पावर t इंटू t बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का मान -1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे क्या हो गया dt। तो ये यहां से ये कैंसिल आउट, तो माइनस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूं बच्चों, स्पेस थोड़ा सा कम है ना, इसलिए मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है। आप थोड़ा सा पॉज करके उतार लोगे, मैं इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिसके कारण अट सके, ठीक है। देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो गया आपके पास
बाई गुना ई पर पावर टी बराबर ये हो गया बच्चों, माइनस बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ई पर पावर टी इंटू टी इंटू डी टी। तो जब भी आप रैखिक अवकल समीकरण सॉल्व करोगे ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा जो टूटने वाले हैं वो समीकरण का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडन विधि, खंडन विधि का इसमें जबरदस्त यूज है। ठीक है, यदि आपके पास खंडन विधि नहीं आता है, यदि एक्सरसाइज 7.6 आपको इंटीग्रेशन नहीं आती बनाने, तो आप ये क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हो। अतः ये आपके पास रैखिक अवकल समीकरण सीखने के लिए तुम्हें किसी भी हालात में खंडन विधि आनी चाहिए, तभी इस विधि को आप बारीकी से अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, प्यार से बना सकते हो। यदि ये नहीं आया तो गड़बड़ होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आइलेट के अनुसार जब टूटेंगे तो आइलेट के अनुसार जब आती है ना, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पीछे चलेगा और अलजेब्रा पर क्या होगा, बाहर आएगा, है ना। तो पहला बाहर, दूसरा का समाकलन, फिर माइनस पहला का अवकलन गुने दूसरा का समाकलन का होल समीकरण। ठीक है, तो ये खंडन विधि का यहाँ पर हम यूज कर देंगे, तो हो जाएगा बाई गुना ई पर पावर टी बराबर माइनस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन खंडन विधि लगा रहे हैं बच्चों। तो आगे माइनस था, सो मैंने माइनस लिख दिया, अब यहाँ पर लगा रहे हैं। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, अलजेब्रा पहले आ जाएगा, तो अलजेब्रा पहले आ जाएगा तो टी को बाहर निकालेंगे और ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस पहला का अवकलन यानी टी का हमारे पास अवकलन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ई पर पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, का होल इंटीग्रेशन बैठेगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई गुना ई पर पावर टी बराबर माइनस टी इंटू ई पर पावर टी माइनस, आपके पास टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में 1 ही खत्म हो जाएगा, ई पर पावर टी इंटू डी टी। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई इंटू ई पर पावर टी बराबर माइनस टी इंटू ई पर पावर टी माइनस ई पर टी का इंटीग्रेशन ई पर पावर टी, अब प्लस क्या हो गया सी। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, तो बाई बराबर ये हो जाएगा, बाई बराबर क्या, बाई इंटू क्या होगा, ई पर पावर टी, ई पर पावर टी को कॉमन ले लेंगे तो ई हो जाएगा माइनस ई पर पावर टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी इंटू सी का सी रह जाएगा, तो ये चल जाएगा, डिपेंड कट जाएगा बच्चों। हमारे पास क्या होगा, बाई बराबर आप यहाँ लिख सकते हो, बाई बराबर क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये टी से टी कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस टी और प्लस 1 अब प्लस सी बटा ई पर पावर टी, तो ये बटा है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो सी इंटू ई पर पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और टी के मान अगर पुट कर दोगे तो आपके पास बाय बराबर हो जाएगा बच्चों, टी का मान क्या, टी का मान क्या, टी के मान आपके पास क्या था, मान थे कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, अब प्लस हो जाएगा 1 प्लस सी इंटू ई पर पावर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर, है ना। तो ये आपके पास एक क्या निकल के आया, एक व्यापक हल निकल के आया। इस तरह से आपके पास y का दुनिया भर का कर्व हो सकता है, जिसका अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स दे सकता है। समझ गए बच्चों, तो इस टाइप से ये हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण का मेन सॉल्यूशन हुआ। इस वीडियो को आप दोबारा देखें और बिल्कुल समझने का प्रयास करें और अच्छे तरह से समझ लें, है ना, क्योंकि ये आपके पास 12th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका इससे एक क्वेश्चन तो पक्के आने वाले हैं, चाहे वो dy बाई dx के टर्म में रहे या तो dx और dy के टर्म में रहे, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई टर्म से एक क्वेश्चन बोर्ड पे डेफिनेटली पूछने ही वाला है बच्चों। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, यही हमारा गुरुदक्षिणा होगा। और इसे जोर तोड़ से बनाओ, जितना मजा आ जाएगा, जितना शेयर करना उतना शेयर करो, है ना। यदि आपको अच्छा करना है तो ये वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, ठीक है।